हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड शुभम। तो आज की इस वीडियो हम एक रियल सक्सेस जर्नी देखेंगे। यानी कि जब कभी आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक स्ट्रैटेजी वीडियो देखी, अपने अपने कंटेंट इकट्ठे किए और तैयारी करनी स्टार्ट कर दी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आप जब इस जर्नी में आते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी होती है, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट भी होते हो, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी लो होता है और आप स्टेप बैक ले लेते हो, जिसकी वजह से सिलेक्शन आपके नहीं हो पाते, सेल्फ डाउट आते हैं ना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो बिगिनर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बिगिनर्स ही बन के रह जाते हैं। 1-2 साल तक तैयारी करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि किस डायरेक्शन में वर्क करना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से बिगिनर्स एवरेज की कैटेगरी में आते हैं, फिर एवरेज से टॉपर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत अच्छे से समझना इस वीडियो को, बहुत ही अलग ये वीडियो होने वाली है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करोगे जब बिगिनर लेवल पे होगे, फिर एवरेज लेवल पर, फिर जब टॉपर की कैटेगरी में होगे तब आपको क्या करना है। ठीक है, तीनों चीज़ें मैं बहुत अच्छे से बताऊँगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट देखते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आपको ये जानना होगा। ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा फ्रेशर है, फ्रेशर में भी कैटेगरी होती है, रिपीटर्स में भी कैटेगरी होती है। वो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे सोच के अच्छे से लिखा है। ठीक है, मैंने अपनी पूरी जर्नी एकदम अच्छे से एनालाइज़ किया है, फिर अच्छे से यहाँ पे लिखा है। तो ये जितना भी मैंने स्लाइड में सब कुछ लिखा है वो मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो अच्छे से समझना अपना, अगर टाइम बचाना चाहते हो। हालांकि वीडियो लेंथी होगी नो डाउट, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें समझाना होता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम शॉर्ट में बता दूं। जो भी चीज़ें होंगी एक्सप्लेनेशन के साथ होंगी, और एक वीडियो इतनी दमदार होगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी प्रिपरेशन की एक डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में आप आ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स यानी कि फ्रेशर्स और रिपीटर्स। 2 टाइप के एस्पिरेंट्स होते हैं, फ्रेशर्स और रिपीटर्स। अब फ्रेशर्स में भी 2 कैटेगरी होती है, एक होती है बिगिनर्स और एक होती है एवरेज। अब बिगिनर्स का मतलब वो, जैसे कि मान लो मैं पहली बार एसएससी का एग्ज़ाम देने के लिए मैंने सोचा कि यार मैं एसएससी की तैयारी करूँगा। तो अब मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया। अब मेरी 2 कैटेगरी हो सकती है, बिगिनर या एवरेज। बिगिनर वो कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में वीक हूँ, मेरे मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यानी कि 9-10 के जो कॉन्सेप्ट है वो भी मतलब अच्छे से क्लियर नहीं है। ठीक है, तो मेरा स्कोर हमेशा वही, अगर मैंने पहली बार मॉक दिया है तो 60-70 के आसपास आ रहा है, यानी कि मैं बिगिनर हूँ, फ्रेशर भी हूँ और बिगिनर भी हूँ। एक फ्रेशर वो है जिसके बेसिक थोड़े बहुत क्लियर है, यानी कि उसको ट्रिग्नोमेट्री आती है क्योंकि उसने 10th में अच्छे से पढ़ी थी, तो बेसिक क्वेश्चंस जो है वो कर लेता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको। तो उसका स्कोर 70 से 100 के बीच में आ रहा है लगभग, अप्रोक्स यहाँ पे मैंने लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 105 आएगा तो अलग कैटेगरी में हो जाएगा। ठीक है, वो अपने हिसाब से आप कर लेना। ठीक, अब बात करते हैं रिपीटर्स की। तो रिपीटर्स भी 2 टाइप के मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक बिगिनर्स और एक एवरेज। एक रिपीटर वो जिसने 2-3 बार एग्ज़ाम दिया या एक बार मतलब दिया है, पर उसका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट का मतलब है उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, उसका 70% ही सिलेबस कंप्लीट है, या जैसे भी उसने कंप्लीट किया है अच्छे से नहीं कर पाया, पर उसका स्कोर 100 से 130 के बीच में ही आता है। और इसके अलावा एक एवरेज कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसका सिलेबस भी कंप्लीट है, पर उसका स्कोर 130 से 150 के बीच में आता है, पर 150 प्लस स्कोर वो नहीं कर पाता। तो ये एक अच्छा मतलब अच्छी कैटेगरी मान सकते हैं। तो यहाँ से आप लेवल अप करना स्टार्ट करते हो, यानी कि एक टॉपर की कैटेगरी में आना स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा और इस लेवल पे आपको क्या करना पड़ेगा और यहाँ से किस तरीके से जंप करनी होगी, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना लेवल जानना है। ठीक है, अपना लेवल कैसे जानोगे? सबसे पहले जैसे मान लो आपको एसएससी सीजीएल या सीपीओ या जीडी की तैयारी करनी है, ठीक है, या यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, किसी की भी तैयारी करनी है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर मॉक देना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर मॉक देने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। तो प्रीवियस ईयर मॉक ही देने हैं, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाने लगो। तो प्रीवियस ईयर मॉक लगाने के बाद 2 से 3 मॉक लगाने हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहले मॉक में कम आए गए, तो फिर दूसरे में आप क्या करना है कि अच्छे से समझना है कि यार ये वाला क्वेश्चन रीजनिंग का मतलब मैंने पढ़ा तो नहीं है, पर मैं एक बार जब एनालिसिस करूँगा तो कर सकता हूँ। तो इस तरीके से 2-3 मॉक देने हैं। वही आपका जब तीसरे मॉक में, यानी तीनों मॉक का जो एवरेज आएगा वही आपका एक रियल स्कोर और वही आपका बेस होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर मॉक देने के बाद आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपका स्कोर 70 से 110 के बीच आ रहा है या 110 से 150 के बीच में आ रहा है। ये मैं सीजीएल यानी कि एसएससी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एसएससी सीपीओ हो या जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि एसएससी के। ठीक है, तो मोस्टली एसएससी सीपीओ और सीजीएल का मैं एक बेस लेकर यहाँ पे चल रहा हूँ, और यही चीज़ आप अपने एग्ज़ाम से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि यह वीडियो हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर मॉक लगा लिया, आपको अपना लेवल पता चला कि मेरा स्कोर 100 से मतलब 110 से 150 के बीच, या 100 से 130, जो भी है आपका स्कोर। ठीक है, आपको अपना लेवल पहचानना है। इसी के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न और क्वेश्चंस पैटर्न भी पहचानने हैं। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक जीके पढ़ ली, मतलब स्टैटिक जीके का मतलब सिलेबस डाउनलोड किया और स्टैटिक जीके आपने पढ़ ली तो सभी एक एग्ज़ाम आपके क्लियर हो जाएंगे, मतलब सभी एग्ज़ाम में आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, आपको पहचानना होता है कि यार स्टैटिक जीके जो क्वेश्चंस हैं
वो फेस्टिवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो फेस्टिवल के डायरेक्ट स्टेट के नाम पूछे जा रहे हैं, या फेस्टिवल में और ज़्यादा डीप पूछा जा रहा है। जैसे CPO में थोड़ा डीप पूछा जाता है, CGL में नहीं पूछा जाता, ठीक है। किसी में मंथ पूछे जाते हैं फेस्टिवल के। तो आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है कि मुझे पढ़ना क्या है, फेस्टिवल में भी पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में भी अवार्ड पढ़ने हैं, या सिर्फ ये पढ़ना है सितार किससे रिलेट करता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको रिलेट करनी होंगी, और आपको ट्रेंड भी फॉलो करना है, आपको अच्छे से जानना है कि पैटर्न है क्या, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपका स्कोर 70 से 110 के बीच में आ रहा है, तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। यानी कि आप समझ गए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सबसे पहले मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। वो कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही स्टक रहना है, उनकी ही प्रैक्टिस करनी है, और एग्ज़ाम पैटर्न जानना है, पर इसी डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अभी आगे जानेंगे लेवल बिगिनर से किस तरीके से उठना है। जब आपका 110 से 150 के आसपास स्कोर रहेगा, तो आपको अपने वीक टॉपिक एनालाइज करने हैं, फिर वही आपको टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि मान लो अगर आपका 110 से 150 के बीच में अगर स्कोर आ रहा है, तो इसका मतलब ये काफ़ी हद तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके कंप्लीट नहीं है, तो आपको पता करने है कि यार मेरा ये वाला टॉपिक वीक है, यानी कि CI मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं, या मेंसुरेशन से क्वेश्चन गलत होते हैं, मेरी इंग्लिश में रीडिंग स्किल वीक है, या GK में मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े तो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, या मेरी इकोनॉमिक्स वीक है। जो भी आपके मतलब वीक पॉइंट्स हैं वो आपको फाइंड करने हैं, फिर उस पर वर्क करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको मॉक प्रैक्टिस और रिवीजन करना है सबसे ज़्यादा, यानी कि आपको स्पीड, एक्यूरेसी, ये हर एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपका स्कोर कई बार ऐसा होता है आपका सिलेबस भी कंप्लीट है पर आप मॉक टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे ना। और इसके अलावा देखो इस स्लाइड को देखो, मल्टीपल गोल्स का मतलब, अब देखो सभी को जॉब चाहिए। अब दिक्कत क्या होती है, जैसे कि मान लो अभी आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो, साथ में अभी UP कांस्टेबल का भी मतलब फॉर्म रिलीज़ हो गया, इसी के साथ UP SI, जैसे मान लो आप CPO की तैयारी कर रहे हो, एकदम से मान लो UP SI का भी फॉर्म रिलीज़ हो गया। आपको लगा कि यार मैंने CPO का प्री तो क्लियर कर लिया, उसमें मेरा 130 स्कोर है, पर मेरी इंग्लिश वीक है, चलो मैं स्विच कर देता हूँ, मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं UP SI की तैयारी करूँगा। इस तरीके से आप अपना एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हो, आपको फिर लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ के भी नहीं रहते और ना ही यहाँ के, ठीक है। क्योंकि आप डाइवर्ट हो जाते हो, 50% एफर्ट आपका यहाँ लगता है, फिर वही एनर्जी आपकी 50% यहाँ लगती है। और एक बंदा जो UP SI की तैयारी में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम, यानी कि सिर्फ उसका एक ही टारगेट है, तो वो इसकी तैयारी कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको करना क्या, मल्टीपल गोल्स नहीं रखने, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वाई, आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा टारगेट क्या है। मैं UP पुलिस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं UP से हूँ, मेरे घर के पास मेरी जॉब लग जाएगी। या मैं SSC GD में ज्वाइन करना चाहता हूँ, CSF या SSF, तो दिल्ली में मुझे जाना है, तो इस वजह से मैं SSF ज्वाइन करना चाहता हूँ। CGL क्यों चाहता हूँ मैं। हर एक चीज़ के पीछे आपको एक मोटिव होना चाहिए, तभी अगर आपके पास कोई मोटिव है तभी आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो, है ना। क्योंकि ये बात आपको भी पता है, विदाउट मोटिवेशन आप डेली टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप मतलब आपके पास एक मतलब सोच ही नहीं रहेगी कि यार मैं डेली पढ़ क्यों रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास एक वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं ये ज्वाइन क्यों करना चाहता हूँ, मुझे क्यों करना है, ठीक है। इसके अलावा अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर एक एग्ज़ाम को क्लियर भी करेंगे, तो वो कौन से होते हैं, देखो सेलेक्ट अ स्पेसिफिक गोल। या तो आप एक स्पेसिफिक गोल सेलेक्ट करो कि मुझे GD की तैयारी करनी है, ठीक है। UP कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी देना है, तो UP कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी मैं दे सकता हूँ, पर फोकस मेरा यहाँ पे रहेगा क्योंकि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म में फिल कर सकता हूँ, क्लियर, क्योंकि सिमिलर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि सिलेबस सिमिलर है। तो एक स्पेसिफिक गोल आपको सेलेक्ट करना है, फिर उसी के ऊपर आपको वर्क करना है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं हर एक एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, एक इंटरेस्ट और एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी है, ठीक है। यानी कि आपकी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपका हर एक एग्ज़ाम निकले, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने CGL, CPO, DP, HCM जो भी ये फॉर्म निकले थे, तो मैंने कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि DP HCM की तैयारी की थी या किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करके मैंने तैयारी की थी, क्योंकि मेरा सिलेबस भी कंप्लीट था और मैं जैसे डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, तो थोड़ा मैथ का बेस भी पहले से क्लियर था कि मैं पढ़ाता था, ठीक है। तो मुझे पता था क्या मेरा स्ट्रेंथ है, क्या मेरा वीक पॉइंट है, तो अच्छे से मैंने एनालिसिस करके हर एक महीने में अपना स्कोर इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि यार मेरा लेवल क्या है, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। मुझे UP कांस्टेबल की तैयारी करनी है या GD की तैयारी करनी है। मुझे पता चल गया कि भाई UP कांस्टेबल में 60,000 वैकेंसी है, सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस इधर हैं, तो क्यों ना मैं इधर ही ज़्यादा मेहनत करूं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो सिलेक्शन होने के चांसेस इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो मैं दोनों की तैयारी कर सकता हूं। दोनों की तैयारी का मतलब है दोनों के मॉक प्रैक्टिस कर सकता हूं, क्योंकि टाइम कम है। ऐसा नहीं है कि अब मैं सिलेबस स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मतलब खुद सोचनी होंगी, ठीक है। बाकी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा।
इसके अलावा योर इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन योर फोकस एंड योर फोकस कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। यानी कि जो भी आपके इंटरेस्ट होंगे, आपने देखा होगा कई बार पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, फोकस नहीं कर पाते। क्लियर? तो फोकस कैसे होगा? फोकस तब होगा जब आप अपने डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करोगे। अब डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट करने होंगे, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, सोशल मीडिया या बैड रिलेशंस, फ्रेंड्स, जो भी ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आपको लगता है कि नहीं, मैं आज पढ़ने वाला था 8 घंटे, पर कहीं ना कहीं मैं 8 की जगह 4 घंटे ही पढ़ पाया हूँ। चाहे वो मेरा रीज़न मोबाइल हो सकता है, या सोशल मीडिया पे ज़्यादा मैं स्टक रहता हूँ, या मेरे ऐसे दोस्त जो मुझे बार बार पढ़ने नहीं देते। तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी होगी। और इसके अलावा देखो, वाई प्लानिंग इज़ नेसेसरी इफ़ यू फेल टू प्लान। अगर आप प्लानिंग नहीं करते, आप प्लान करने में फ़ेल हो जाते हो, तो ये समझ लेना यू आर प्लानिंग टू फेल। यानी कि आप प्लानिंग कर रहे हो सिर्फ फेल होने की, क्योंकि आप प्लानिंग नहीं कर रहे। ठीक है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात बताओ, क्या आप बिना जाने कि ये बस कहाँ जा रही है, आप डायरेक्ट उसमें बैठ जाओगे? नहीं बैठोगे ना। आपको पता होना चाहिए कि यार इस बस की डायरेक्शन किधर है, किधर जा रही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किधर जा रही है और मुझे किधर जाना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन से टीचर्स फॉलो करने हैं, और कितने घंटे कैसे हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से, कितने मॉक प्रैक्टिस करने हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या, हर एक चीज़ अच्छे से एनालाइज करनी है। प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना चाहते हो तो। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनानी है। इसके अलावा जैसे मान लो आपने सोचा कि आज दिसंबर है, ठीक है, मेरा मार्च में एग्ज़ाम है। आपको पता चल गया दिसंबर कंप्लीट हो चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मेरे पास 2.5 महीने हैं। ठीक है, तो आपको एक मंथली टारगेट बनाना है कि इस मंथ में मैं ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा, इसके बाद इस मंथ में ये मतलब 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा, मतलब कि जीके के। ठीक है, या ये 4 टॉपिक कंप्लीट करूँगा या 5 टॉपिक कंप्लीट करूँगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे 2.5 महीने के अंदर ये सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, मॉक प्रैक्टिस करनी है। तो आप एक लॉन्ग एम, यानी कि एक बिग एम आपको बनाना है, यानी कि एक अच्छी प्लानिंग करनी है पूरी 2.5 महीने की। फिर उसके बाद आपको वीकली प्लानिंग करनी है, यानी इस हफ्ते में ये चीज़ कंप्लीट करूँगा। फिर उसके बाद आपको डेली भी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे ये डेली टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। अब डेली टारगेट्स भी इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं हो पाते, आपको पता है। अगर आपने आज सोचा कि मैं मैथ में 50 क्वेश्चन करूँगा, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन करूँगा, और मतलब जीके में 100 क्वेश्चन करूँगा, और इंग्लिश में भी 2 प्रीवियस ईयर सेट प्लस इसके अलावा 100 वोकैब याद करूँगा, तो कई बार ऐसा होता है कि जो मैथ में 50 क्वेश्चन करने होते हैं, आपने सोचा मैं 3 घंटे में करूँगा, पर ऐसा होता है कि 3 घंटे बाद पता चला कि सिर्फ मेरे तो 30 ही क्वेश्चन हुए, है ना। तो टाइम वेस्ट हो जाता है। इस वजह से आपको स्लॉट वाइज यहाँ पे भी टारगेट बनाने हैं कि इस 3 घंटे के अंदर मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, फिर उस स्लॉट के अंदर ये टारगेट कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन निकल गया, आपको फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार मेरा तो अभी मैथ का टारगेट बचा है, अभी मैंने वो क्या याद नहीं की। ठीक है, तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब देखो, आप सोचते हो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ। देखो, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप गलती करते हो, आपको पता नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन से दूर ले जाती है ना। देखो, सबसे पहले सिलेक्शंस के लिए आपको देखो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे कि आपको पता है 25% लगभग 25% क्वेश्चंस ईजी होते हैं, 60% क्वेश्चंस एवरेज होते हैं, और 15% क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं। जो आपकी मतलब जो आपका सिलेक्शन है, ठीक है, वो जो डिपेंड होगा वो आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पर होगा। यानी कि वेयर एज डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस विल डिसाइड योर मेरिट। रिमेंबर व्हाट परसेंट ऑफ इजी एंड एवरेज क्वेश्चंस यू आर एबल टू अटेम्प्ट करेक्टली विल नॉट डिसाइड योर सिलेक्शन, वेयर एज डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस विल डिसाइड योर सिलेक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो आप 130 स्कोर कर रहे हो CGL में 200 में से, ठीक है, एक है जो बिगनर है वो सिर्फ 70 स्कोर कर रहा है या 80 स्कोर कर रहा है। ठीक है, 70-80 स्कोर कर रहा है या 130 स्कोर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिलेक्शन ले जाएगा, फाइनल नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि पता है आपको कि 15% जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको टारगेट करने पड़ेंगे। आपको पता है कि एक बार टाइम ऐसा आता है कि 120 से 130 के बीच में स्कोर स्टक हो जाता है, फिर यहाँ से इंक्रीज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे लेवल के होते हैं। फिर थोड़ा समझ में भी नहीं आता कि इंग्लिश की जो पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, ये किस तरीके से सुधारूँ मैं, और जो मैथ में स्पीड है वो किस तरीके से बढ़ाऊँ। ठीक है, अटैम्प्ट ही नहीं कर पाता क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो डिफ़िकल्टीज़ है थोड़ी बढ़ने लगती है। आपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी देखा होगा कि एवरेज जो मतलब स्कोर आता है वो 60% सभी का आ जाता है ना। फिर उसके बाद 80% भी आ जाता है जब थोड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब 90+ नंबर लाने होते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, जितना 80% के लिए भी नहीं लगती। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी होता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को पुश करना पड़ता है, डेली
ठीक है, अपने टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं और कंपटीशन करना होता है, ठीक है, अपनी रैंक इंप्रूव करनी होती है। आपको चेक करना है कि मेरा लेवल अभी कहाँ पे है, पहले कहाँ था, अब कहाँ है। परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना होगा, ठीक है, हर एक हफ्ते में अपने आप को चेक करना है कि यार पिछले हफ्ते में यहाँ पे था, आज मेरा एक हफ्ते बाद ये स्कोर हुआ, तो मैं इंप्रूव भी कर रहा हूँ या सिर्फ पढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है। रिज़ल्ट फास्ट नहीं आता, कई बार क्या होता है, जैसे रिज़ल्ट नहीं आया, आपने सोचा यार एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, मेरा तो कुछ सुधार ही नहीं आया, लेकिन मैं अब यहाँ पे सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं हूँ ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गलत डायरेक्शन में हो, फिर आपको ये नहीं पता कि यार रिज़ल्ट सही भी आएगा या गलत आएगा। कई बार ऐसा होता है आप सही डायरेक्शन में होते हुए भी रिज़ल्ट अगर नहीं आया तो आप गिव अप कर देते हो, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हो। स्ट्रैटेजी चेंज करना गलत नहीं है, लेकिन गलत कब है, जब आपको ऑलरेडी पता है कि आप राइट डायरेक्शन में हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका रिज़ल्ट स्लो आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ये भी हो सकता है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस, जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्लो हो, ठीक है। आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। क्या पता आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, फिर भी आप स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हो, और बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करने की वजह से, ठीक है, आप अच्छे से मतलब कंप्लीट भी नहीं कर पाते सिलेबस, ठीक, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो आपको सिलेबस मतलब स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी, गिव अप नहीं करना, ठीक है, मेहनत करते रहना है। इसके अलावा बार बार माइंड में आता है यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अब मैं इस साल भी जॉब नहीं लग पाया, क्या पता मैं अगले साल भी नहीं लग पाऊंगा, तो मुझे प्राइवेट जॉब करनी होगी। तो प्राइवेट जॉब कर रहे हो या कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। लैक ऑफ पेशेंस, ठीक है, धैर्य होना चाहिए। हेल्थ एंड रिलेशनशिप ये भी होनी चाहिए अच्छे से, मतलब कि जैसे मान लो आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी, ठीक है, आपने 4-5 महीने बहुत अच्छे से तैयारी करी और आप 3 दिन पहले बीमार हो गए, तो ये पूरा 4-5 महीने की जितनी भी मेहनत है ना वो सब पानी में मिल जाएगी, ठीक है। आपका स्कोर अगर 150 आना था तो वो आपका 130, 120 कितना भी लो हो सकता है, अगर आपको फीवर हुआ या हेडेक हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ हुई, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ आपको अच्छे से मतलब ध्यान देनी है। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई से ही सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ाई भी ज़रूरी है, पर इसके अलावा जो इसके बीच में जो जर्नी में बहुत से ऐसे फेसेस आते हैं जो आपको मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपको फेस करनी होंगी, उनका सॉल्यूशन आपको खुद फाइंड करना होगा, ठीक है। पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कंसिस्टेंसी, कि आप कम पढ़ो पर डेली पढ़ो, ठीक है। धीरे धीरे धीरे, अगर 6 महीने में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, अगर कंसिस्टेंसी है, धीरे 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 1 साल बाद एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा, और 1 साल बाद इतना लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा कि हर एक एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नॉट सेलेक्टेड वर्सेस सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। देखो जो सेलेक्ट नहीं होते वो सिर्फ सोचते हैं कि मैं कल से पढ़ूंगा, मैं ये पढ़ूंगा, और सोचते रहते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम इनका सिर्फ सोचने में जाता है, हाउ टू डू, ठीक है, मैं ये स्ट्रैटेजी वीडियो देखूंगा, मैं इसकी देखूंगा, टॉपर्स की देखूंगा, अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियो देखी, लेकिन हर जगह आपको वही सेम चीज़ मिलती है, वही बॉक्स, वही तरीके, पर ये है कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, है ना। सेल्फ डाउट आते हैं जब खुद से मतलब सॉल्यूशन नहीं होते, या आपका स्कोर इंक्रीज़ नहीं होता। इंक्रीज़ होगा भी कैसे, क्योंकि आप करते नहीं, सिर्फ सोचते हो। तो सेल्फ डाउट आता है तो कॉन्फिडेंस लो होता है, फिर मन नहीं करता, रात को सिर्फ रिग्रेट रह जाता है कि यार मैंने आज भी कुछ नहीं किया, ठीक है। इस वजह से फिर आपका टाइम इंक्रीज़ होता जाता है और आप फिर डिप्रेशन में चले जाते हो, जो कि नहीं करना, ठीक है। और आप एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रहते, बार बार चेंज करते हो, इस लड़के ने ये बताया, इस लड़की ने ये बताया, मेरे दोस्त ने ये बताया, तो अब मैं इसको पढ़ूंगा, इसका सिलेक्शन यहाँ से हुआ था, इसने पिनेकल पढ़ी थी और इसने किरण पढ़ी थी, मेरे पास तो किरण है, ये लड़का तो कह रहा है पिनेकल से पढ़ा है, तो मैं भी पिनेकल से पढ़ूंगा। ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ कहीं से भी कर सकते हो, किसी में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, किसी में कम है, ठीक है, पर सब कुछ सभी में नहीं है, ठीक है। कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें सब कुछ है, आप ये कह सको कि हाँ इसमें सब कुछ है, यही बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट अपने अकॉर्डिंग बनानी है, ठीक है। इसके अलावा नोट कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। फोकस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड स्टूडेंट और नॉट सेलेक्टेड स्टूडेंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वो जो सेलेक्टेड होते हैं वो फोकस और कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंट और फोकस होना है अपने गोल के लिए, और सोचना एक बार है अच्छे से कि मुझे करना क्या है, फिर प्लानिंग करनी है, फिर उसके लिए एक्शन करना है, ठीक है। डेली जो आपको अपने टारगेट कंप्लीट करने होते हैं वो आपको डेली करने पड़ेंगे, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप डेली टारगेट्स कंप्लीट करोगे। जब डेली टारगेट्स कंप्लीट होंगे फिर उसके बाद आप मॉक दोगे, मॉक में स्कोर इंक्रीज़ होता रहेगा क्योंकि आप डेली टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। जब मॉक में स्कोर इंक्रीज़ होगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो फिर और मन करता है कि यार मैं अब इससे भी आगे निकलूँगा। आज मेरा 130 आया तो मैं 150 से 160 लेकर आऊँगा, मेरी रैंक आज 1000 आ रही है तो कल को मैं 500 लेकर आऊँगा, ठीक है। डे बाय डे इंप्रूव करने की सोचता है। जैसे कि आप टेम्पल रन या कोई भी एक गेम खेलते हो जिसमें हर एक स्टेज पार होती है, तो मन करता है कि यार नेक्स्ट स्टेज भी मुझे मतलब क्रॉस करनी है, चाहे वो हार्ड क्यों ना हो,
ठीक है। जब स्टेज क्रॉस नहीं होती तो बोरिंग हो जाता है हर एक चीज़, है ना। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपका स्कोर स्टक होगा 120 से 130 या 130 कभी भी, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे बहुत ध्यान से एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो वन सोर्स मल्टीपल रिवीजन, यानी कि आपको सिर्फ एक सोर्स फॉलो करना है। एक सोर्स का मतलब है कि आपको पता चल गया कि यार नीतू मैम की बुक से मुझे ग्रामर पढ़नी है, या मैंने कोई एक टीचर फॉलो करे, तनु ग्रोवर सर हो या वरुण अवस्थी, या जो भी टीचर मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो सिर्फ वही फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है बार बार मैं चेंज करूँगा, किसी ने कुछ कह दिया तो मैं अलग से अब दूसरी वीडियो देखूँगा, अलग कोर्स लूँगा, ये नहीं करना। और मल्टीपल रिवीजन का मतलब है कि आपने, जैसे मान लो ग्रामर का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ग्रामर के चैप्टर वाइज आपने सभी नोट्स अपने कंप्लीट कर लिए, फिर उसके बाद आपने एरर प्रैक्टिस कर लिए, फिर आपको पता चला यार मेरे जो नोट्स हैं वो कम से कम 100-150 पेज में है, तो आपको रिवीजन करना है मल्टीपल रिवीजन का मतलब ये है उनमें से वो आपको रूल्स छांटने हैं जो आप बार बार भूलते हैं, फिर उसको A4 साइज़ के पेज पे लिखने हैं, यानी मुश्किल से आपको 10 पेज में अपने ग्रामर के नोट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। रिवीजन के लिए वही रूल्स लिखने जो आप बार बार भूलते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप भूल रहे हो, ठीक है। तो वही रूल्स आपको लिखने हैं, फिर बार बार वही रिवाइज़ करना है, ठीक है। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट में करना होता है, मैं बताऊँगा। अब स्टार्ट होती है आपकी मेन क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कोई यहाँ पे स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं लेकर आया, ठीक है। मैं आपको एक लेवल वाइज बताऊंगा किस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, अलग अलग सब्जेक्ट के इंग्लिश में कौन सी बुक फॉलो करनी है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जीके के, हर एक चीज़ पर यहाँ पर जो समझने की चीज़ है वो आप ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ग्रामर, सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। देखो ग्रामर में लेवल वन का मतलब क्या है, लेवल वन का मतलब ये, जैसे मान लो आप बिगिनर हो, तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। आपको नाउन पढ़ना है, नाउन के बाद उसके एरर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कम से कम 2 बार तो आपको ये करने होंगे, तब आपका बेसिक क्लियर होगा। अब ये करने कहाँ से, कोई भी यूट्यूब टीचर आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नीतू मैम, रानी मैम, निमिषा बंसल, तरुण ग्रोवर, अमन वशिष्ठ सर या गोपाल वर्मा सर, काफ़ी टीचर हैं, ठीक है। किसी को फॉलो कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, पर टाइम बाउंडेशन में आपको ये पता होना चाहिए मेरे पास 3 महीने हैं तो 3 महीने मुझे इंग्लिश कंप्लीट करनी है, ठीक है। मेरे पास 5 महीने तो 5 महीने मुझे इंग्लिश भी कंप्लीट करनी है, मैथ भी, जो भी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि किसी का इंग्लिश का कोर्स है 4 महीने का और आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, आप सोच रहे हो मैं इनका कोर्स ले लूँ, ठीक है। ये नहीं करना, क्लियर। लेवल 2 पे आते हो। लेवल 2 का मतलब ये है जब आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं, यानी कि ग्रामर के बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, एरर प्रैक्टिस कर लेते हो, फिर आपको मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप डायरेक्ट इस लेवल पे आओगे, बुक सोचोगे कि मैं तो पिनेकल और किरण से डायरेक्ट एरर के क्वेश्चंस करूँगा, तो आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि आपके बेसिक क्लियर नहीं है। फिर आपको लगेगा कि यार यहाँ पे या आपने नाउन पढ़ा या प्रोनाउन पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़े, और मिक्स में आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करोगे मिक्स के, तो पता नहीं चलेगा यार ये नाउन से है क्वेश्चन या प्रोनाउन से है, क्लियर। क्योंकि जब चैप्टर वाइज पढ़ते हो तो आप, जैसे नाउन चैप्टर आपने पढ़ा, तो आप जब एरर के क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट क्या फोकस करते हो, इसमें नाउन कहाँ है, वहीं एरर है। लेकिन जब मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो तो ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे आपके मिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। तो 2 से 3 बार आपको ये प्रैक्टिस करनी है, आपका लेवल 2 भी क्रॉस हो जाएगा। फिर आओगे आप लेवल 3 पे, और ये कहाँ से करनी है प्रैक्टिस, पिनेकल और किरण, सिर्फ यही 2 बुक हैं, यहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगता है नहीं मैं तो यूट्यूब चैनल से करूँगा, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं। अब बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 में क्या होगा, जब आप ऑलरेडी ग्रामर के चैप्टर वाइज भी पढ़ लिए और आपने मिक्स क्वेश्चंस भी कर लिए, तो आपको क्या करना है, जो आपने चैप्टर वाइज नोट्स बनाए हैं वहाँ से आपको A4 साइज़ में, मतलब 10 से 15 पेजेस में अपने वो रूल्स लिखने जो आप बार बार भूलते हो, क्योंकि आप 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके। काफ़ी रूल्स तो आपको याद हो गए होंगे जो आपके जुबान पे होंगे बिल्कुल, पर कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आप बार बार भूल रहे होंगे, जो आपको लगता होगा यार इसका क्वेश्चन सिर्फ 1-2 बार पूछा जाता है। कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और रट जाते हैं, है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप यहाँ से रूल्स लिख लोगे, लेवल 2 से आपको क्या करना है, जो मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो वहाँ पे कुछ ऐसे मिक्स एरर मिलेंगे या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन या फिलअप के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको लगेगा कि यार ये मैंने यहाँ से नहीं पढ़ा, मतलब कि चैप्टर वाइज जो आपने नोट्स पढ़े हैं वहाँ से हट के आपको यहाँ पे एरर मिलेंगे, यानी रूल्स या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगेगा कि मेरे नोट्स में नहीं है, वो भी चीज़ आपको अपने नोट्स में ऐड करनी है, ठीक है। फिर सिर्फ आपके पास एक ये पेजेस रह जाएंगे जो आपको रिवाइज़ करना, ना ही आपको लास्ट टाइम में ये पढ़ना, ना ही ये पढ़ना, सिर्फ ये जो 15 से 20 पेज होंगे इसके दम पे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये लेवल आपको क्रॉस करना है। अब आपको खुद देखना है मैं कौन से लेवल पे हूँ। आपको अगर लगता है मैं 2 पे हूँ तो आपको 3 पे पहुँचना है, ठीक है। अब बात करते हैं वोकैब में। वोकैब में क्या करना है, लेवल 1 यानी कि प्रीवियस ईयर वोकैब आपको एक बार पढ़नी है, फर्स्ट रीडिंग। कहाँ से पढ़नी है, ब्लैक बुक, पिनेकल या किरण। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि यार
मेरे पास तो नियॉन क्लासेस की बुक है, क्या वहाँ से भी पढ़ सकता हूँ? देखो वहाँ से वोकैब पढ़ सकते हो, पर ईडियम फ्रेज काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रीवियस ईयर को मतलब करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी कर सकते हो। एट द एंड आपको वोकैब ही पढ़नी है, ठीक है। तो वोकैब में आपको क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग करनी है प्रीवियस ईयर 2018 से 2023 तक के CGL CPO। जितने वर्ड याद करोगे ज़्यादा उतना आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आपने 5000 वोकैब पढ़ी और फिर भी आपको एक नया वर्ड मिल गया आपके एग्ज़ाम में, तो पर 4 ऑप्शन जो होंगे, जब आपने 5000 वर्ड पढ़े हैं तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे ज़रूर होंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, ठीक है। सिर्फ ये नया वर्ड यहाँ पे हो सकता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है कि पाँचों के पाँचों वर्ड नए हैं। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। जितना ज़्यादा वर्ड आप याद करोगे उतने अच्छे से आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो अगर मीनिंग नहीं पता, ठीक है। लेवल 1 ब्लैक बुक, पिनेकल, किरण, यहाँ से करना है। इसके बाद लेवल 2 सेकंड रीडिंग करनी है और यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक में जो डार्क होते हैं पहले वो पढ़ने होते हैं, यानी कि मोस्ट 200 रिपीटेड जो वोकैब होते हैं वो पढ़ने हैं, फिर डार्क वाले। फिर आपके पास टाइम है तो आप प्रीवियस ईयर के साथ कंप्लीट पढ़ सकते हो। इसी के साथ आपको जब सेकंड रीडिंग करोगे तो वहाँ पे मार्क करने हैं। मार्क का मतलब जैसे मान लो आपने डेली 50 वोकैब याद करी, ठीक है। 50 वोकैब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, सेकंड रीडिंग के टाइम में वहाँ पे आपको क्या करना है, वो वर्ड मतलब मार्क करने जो आप बार बार भूल रहे थे, यानी आपको लग रहा है यार ये तो याद नहीं हो रहा, मार्क कर दिया। जब आप थर्ड रीडिंग करोगे यानी कि जब रिवीजन करोगे तो रिवीजन के टाइम में सिर्फ वो लिमिटेड वर्ड्स ही आपको रिवाइज करने हैं, यानी कि लेवल 3 में। तो लेवल 3 में क्या करना है, रिवीजन करना है। क्लियर? तो किसका रिवीजन करना है, सिर्फ जो मार्क करें हैं, जो आपको लग रहा है यार मैं बार बार भूल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा न्यू वोकैब, न्यू वोकैब का मतलब जब आप मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ से भी आपको वोकैब मिलेंगे, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो इतना आपको करना है लेवल 3 तक। अब बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन में लेवल 1 यानी कोई भी इजी आर्टिकल जो आपको लगता है यार मेरा तो लेवल 1 है, मैं तो बहुत वीक हूँ, तो मुझे नोवेल पढ़नी चाहिए जो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है, ईजी है। या इसके अलावा आपको लगता है मैं तो NCERT बुक पढ़ूँ, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है नहीं मैं तो इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ या गूगल यूज़ करता हूँ या ट्विटर, तो वहाँ से भी आप मतलब मीम्स वगैरह जो भी आपको रीड करना है वहाँ से आप रीड कर सकते हो। मतलब टारगेट सिर्फ यही है कि आपको, तो आर्टिकल्स रीड करने के बाद लेवल 2 आएगा। लेवल 2 में क्या करना है, प्रीवियस ईयर पैसेज या क्लोज टेस्ट और PQRS, यानी कि तीनों चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, ठीक है, जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हो। किरण, पिनेकल, निमिषा बंसल मैम, यानी कि आपको लगता है कि नहीं मैं तो एडिटोरियल निमिषा बंसल मैम से पढ़ूंगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती, डायरेक्ट पैसेज मुझे समझ में नहीं आता, उनकी हिंदी में समझ नहीं पाता या पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं समझ नहीं पाता, तो मुझे कोई ना कोई टीचर चाहिए यूट्यूब पे पहले, तो आप निमिषा बंसल को आप फॉलो कर सकते हो, है ना। तो आप इस तरीके से आप अपने फेवरेट टीचर को ही फॉलो कर सकते हैं। यानी लेवल 2 पे आपको पैसेज पढ़ने होंगे प्रीवियस ईयर, यानी कि एक जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है। इसके बाद लेवल 3 जब आपका थोड़ा लेवल अप हो जाएगा तो आपको इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, वहाँ से डेली एडिटोरियल खुद से पढ़ना है, ठीक है। और वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं PDF में, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, PQRS हो या पैसेज के क्वेश्चन हो, वो आपको सोल्व करने हैं। अब बात करते हैं सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक में लेवल 1 का मतलब सेक्शनल मॉक देने हैं आपको। सेक्शनल मॉक कैसे देने हैं, सिर्फ एक सेक्शनल मॉक देना है टेक्स्ट बुक प्रॉपर, यानी कि प्रीवियस ईयर। लेवल 2 में क्या करना है, 2 सेक्शनल मॉक देने, यानी कि आपको ऑलरेडी मतलब कि ग्रामर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ग्रामर कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी कि हफ्ते में 2 बार या 1 बार आप मॉक दे रहे थे, सिर्फ एक। जब आपका ग्रामर का कंप्लीट हो गया, सिर्फ आपको वोकैब याद करनी है, यानी कि रिवाइज करनी है और साथ के साथ रीडिंग और मॉक देने, तो आपको डेली 2 सेक्शनल मॉक देने हैं। फिर उसको अच्छे से एनालाइज करना है। जब आप 2 मॉक दे लेंगे, आपको लगेगा कि यार 2 मॉक दे के मैंने कंप्लीट कर लिया, तो आप डायरेक्ट इंग्लिश माध्यम के मॉक पे भी आ सकते हैं, ठीक है, वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें क्या होगा, आपको जो भी आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, आपको लगता है ये डाउट में, वो आपको टेक्स्ट बुक पे ही सेव करने हैं, फिर बाद में उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में देखो लेवल 1 क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आप अपने, ठीक है। अब कहाँ से करनी है, कोई भी टीचर आप फॉलो कर सकते हैं। अब आपको लगेगा यार यहाँ पे टीचर तो बताया नहीं, देखो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका अलग से, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, आपको बस मैं लेवल बता रहा हूँ कैसे कैसे आपको अपनी जर्नी क्रॉस करनी है। इसके बाद मतलब यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं या इसके अलावा कोई पेड कोर्स, ठीक है। आपको लगता है कि यार मेरे पास 4-5 महीने में पेड कोर्स लूँगा, उससे अच्छे से समझ लूँगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। नोट्स बनाने अच्छे से, सर्कल एंड मार्क, यानी आप जब नोट्स बनाओगे टाइप वाइज अलग अलग, तो कुछ टाइप्स ऐसे होंगे या कुछ फॉर्मूले जो आपको पहले से पता होंगे या आप अच्छे से सीख गए होंगे, पर कुछ टाइप्स ऐसे होंगे जो आपको लगता है यार इसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं तो भूल जाऊँगा, तो वहाँ पर आपको मार्क करना है। फिर डायरेक्ट आप जब नोट्स खोलोगे तो आपको वही रिवाइज करना है, टाइम बचेगा, ठीक है। लेवल 2 में क्या करना है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। लेवल 2 का मतलब
कि आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, जैसे कि आपने परसेंटेज पढ़ा, तो अब आपको चैप्टर वाइज यानी परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ पे भी हार्ड क्वेश्चंस मार्क करने हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने अपने नोट्स, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद भी कहीं ना कहीं आप डगमगा जाओगे, आप सोच नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपको मार्क करने हैं, फिर बाद में उनकी प्रैक्टिस करनी है अलग से, ठीक है। कहाँ से करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? पिनेकल, किरण, राकेश यादव 7300 या जो किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो पेड कोर्स, उनकी सीट भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लिमिटेड चीज़ें ही आपको फॉलो करनी है, ऐसा नहीं है सीट भी सोल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, ठीक है। अलग अलग सोर्स फॉलो नहीं करने, क्योंकि जो सीट होंगी उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ अलग है जो मैंने यहाँ बनाई है, वो है यूज़ T20 अप्रोच। T20 अप्रोच का मतलब जब आप स्पीड के साथ और टाइम को लेकर साथ में, ठीक है, जैसे आपको पता है स्पीड अगर आपकी फास्ट है, ठीक है, टाइम के साथ, तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे। इसी तरीके से अगर आपकी स्पीड अच्छी खासी और टाइम मैनेजमेंट के साथ आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, कई बार आप सोचते हो कि मुझे 50 क्वेश्चंस करने 3 घंटे पर, हो नहीं पाते, तो इसी का मैंने एक सॉल्यूशन करा है, वो है T20 अप्रोच। यानी कि आपको 20 मिनट का टाइमर सेट करना है फ़ोन में और 10 क्वेश्चन करने हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 20 मिनट का, फिर दोबारा यही स्लॉट और फिर 10 क्वेश्चन करने हैं, और यही चीज़ आपको 6 बार रिपीट करनी है, ठीक है। जब आप 6 बार रिपीट करोगे तो 120 मिनट कंप्लीट होंगी और आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर बीच में हार्ड क्वेश्चन आता है तो उसको स्किप कर देना, उसको बचे हुए 1 घंटे में आपको खुद से सोल्व करना है, यानी बाद में दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप लाइन से 10 क्वेश्चन आपने करे, फिर 11वां क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट आ गया, आपने उसी में आधा घंटा वेस्ट कर दिया, वो नहीं करना, तभी आपको स्किप करना है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना टारगेट पहले अचीव करना है 1 दिन का, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ का लेवल 3। लेवल 3 में आता है आपका प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक इसलिए देते हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, स्किपिंग, यूनिट डिजिट, किस तरीके से आपको यूज़ करना है, स्पीड कैसे बढ़ानी है, हर एक चीज़। स्किप भी करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपको नए नए मिलेंगे जो आपको लगेगा यार मैंने प्रीवियस ईयर जो भी मॉक मतलब प्रैक्टिस करी है चैप्टर वाइज, तो अच्छे से आपको ये मॉक प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर ही करने हैं, फिर उसके बाद आपको लगता है प्रीवियस ईयर खत्म हो गए तो अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस मतलब मॉक होते हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे इंग्लिश में आपने रॉन्ग क्वेश्चंस और हार्ड क्वेश्चंस और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस सेव करने हैं, ठीक है। इनको फिर बाद में आप सोल्व करेंगे जब आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है। जब आप सारे मॉक दे लेंगे तो आपको लगेगा मतलब कि हफ्ते के एंड में भी कर सकते हैं, यानी संडे, ठीक है, जो आपकी गलतियाँ हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस और अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं, वही आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। अगर इनको आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सिर्फ मॉक देके छोड़ दे रहे हो, तो आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। स्पीड बढ़ सकती है पर जो आपको स्कोर करना है इंक्रीज, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेवल 4 में क्या करना है, वर्क ऑन वीक टॉपिक्स। अब आपको पता चलेगा यार मैंने मॉक भी दिए हैं, तो कुछ मतलब चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने अच्छे से पढ़ भी लिए हैं, उनके क्वेश्चंस हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टाइप्स हैं, चाहे वो इंस्टॉलमेंट के हों, पर मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, फिर आपको अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। योर नोट्स और रॉन्ग क्वेश्चंस प्रैक्टिस, यानी अपने नोट्स एक बार देखना है, यार मैंने पढ़ तो लिया टॉपिक पर फिर भी यहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स से वहाँ से रिवाइज़ करना है वो टाइप, और जो भी रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और अपने सिर्फ क्या करने, टाइप्स और फॉर्मूला रिवाइज़ करने एट द एंड, ठीक है। यहाँ तक आपकी मैथ की जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की सिर्फ 2 स्टेप में आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, नहीं 3 में। तो 3 में कंप्लीट कैसे होगी, देखो सबसे पहले आपको अपने वीक टॉपिक पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको एक मॉक देना है, ठीक है, 2 से 3 मतलब सेक्शनल मॉक देने टेक्स्ट बुक पर। 2 से 3 मॉक देने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा वीक टॉपिक कौन सा है। ऐसा नहीं है मिरर इमेज या ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पहले से आते होंगे, ठीक है, इसमें मतलब सीखने वाली कोई बात नहीं है। तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर लोगे, मतलब यहाँ से मतलब सही कर लोगे क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप वीक चैप्टर लिखोगे, जैसे आपको पता चला मेरा कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर सीरीज और स्लोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये काफ़ी ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं बार बार गलत कर रहा हूँ। काउंटिंग फिगर्स की ट्रिक नहीं पता, डाइस की ट्रिक नहीं पता, कैलेंडर नहीं आता, क्लॉक नहीं आता, जो भी है, ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैंने। फिर इसके बाद करना क्या है, अपने वीक चैप्टर्स और जो भी न्यू चैप्टर हैं जो आपको लगता है ये मुझे पढ़ने हैं, उनके नाम अपने लिखने हैं कॉपी में। आपने लिख लिए, लिखने के बाद क्या करना है, अब वही वीक चैप्टर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे आपको पता चला मेरा कोडिंग डिकोडिंग मुझे पढ़ना है, मुझे नहीं आता, तो आप इवन कोचिंग सेंटर पीयूष सर से या विक्रमजीत सर से या जो भी आपको टीचर फॉलो करने हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। जब आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको मार्क करने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फिर बार बार उनको प्रैक्टिस करोगे, जब भी आपका लेवल इंक्रीज़ होगा। जब ये दोनों स्टेप आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो लेवल 3 आएगा। लेवल 3 का मतलब है सेक्शनल मॉक प्रीवियस, यानी सेक्शनल प्रीवियस ईयर मॉक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस करने है, इसका मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट कर लिया, सिर्फ आपको अब प्रैक्टिस करनी है, जिसका मतलब स्पीड, एक्यूरेसी और स्किपिंग मेथड आपको अच्छे से समझने हैं,
ठीक है। ये आपको टेक्स्ट बुक प्रो ऐप पर देना है। टेक्स्ट बुक प्रो का मतलब पास खरीदना पड़ेगा। सेव रॉन्ग क्वेश्चन, स्पेशल और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। स्पेशल मतलब जो आप यूट्यूब पर सीख रहे हो, ठीक है, अलग अलग टीचर से। रॉन्ग क्वेश्चन जो आपके मॉक में गलत हो रहे हैं, अनअटेम्प्ट जो आप नहीं कर पाए, ठीक है, मॉक में, वो सेव करके अच्छे से बाद में सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। मैथ एंड रीजनिंग, ये क्या है, ठीक है, इसको छोड़ो, ये एक्स्ट्रा लिख गया, इसके बारे में बताऊंगा अभी। मैथ एंड रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ये ऐसे हैं जिसमें कि आपको अपना थॉट प्रोसेस जनरेट करना होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जो बिगिनर्स कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वो जब पूरी वीडियो देख लेते हैं, चाहे वो आदित्य रंजन सर से देखें या कहीं से भी देखें, वीडियो से सब कुछ समझ में आ जाता है। जब खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं होते। रीज़न सिर्फ एक यही है कि आप खुद का एफर्ट नहीं लगा रहे, ठीक है। आप हर एक जो भी क्वेश्चन है, मतलब एक बार कॉन्सेप्ट सीखा तो खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तभी के तभी आप बस वीडियो देखते जा रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं करना। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने अपने टीचर से। सोल्व ईच क्वेश्चंस योरसेल्फ आफ्टर ईच स्लाइड, यानी कि अगर आपको एक स्लाइड में एक कॉन्सेप्ट सिखाया, अगली स्लाइड में उसी के टाइप का कोई क्वेश्चन है तो वो आपको वेट नहीं करना कि वो टीचर आपको सोल्व करके दे, आपको खुद से सोल्व करना है, ठीक है। बोथ सब्जेक्ट नीड स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कि दोनों सब्जेक्ट को स्पीड और एक्यूरेसी की जरूरत है। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। रेलिवेंट थिंग्स पढ़नी है, ऐसा नहीं है कैट की बुक पढ़ने लगो, आपको लगे नहीं मैं तो RS अग्रवाल की हार्ड रीजनिंग की बुक या कोई ऐसा सब्जेक्ट मतलब कि ऐसी बुक जो हार्ड होगी अच्छे लेवल की, मैं तो वो करूँगा, अपना लेवल इंक्रीज करूँगा बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। टाइम नहीं है इतना। प्रैक्टिस हार्ड एंड डाउट क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस हार्ड सोल्व करने हैं जो आपके गलत हुए थे, ठीक है। डाउट क्वेश्चन जो आपके मॉक में डाउट रहते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जीके की। जीके में यानी कि फिजिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट है। लेवल 1 सबसे पहले आपको थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट करना है। अब ये मत सोचना कि आप ये सोच के चलो कि मैं किसी एक ऐसे टीचर से पढ़ूंगा जिसको पढ़ने के बाद, यानी एक नोट्स ऐसे बनाऊंगा जिसको पढ़ने के बाद मेरा हर एक क्वेश्चन सही हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे आप UPSC के किसी भी टीचर से पढ़ लो, मैंने देखो सच में पॉलिटी की लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सब कुछ पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चंस के लिए, यानी जो आपको लगता है कि मैं हर एक क्वेश्चंस करूं, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड पहचानना होगा, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए आपको जीके में 90% पर फोकस करना है रेदर देन 10%। अब देखो करना कैसे है, GV विट मूवर, कैरियरविल के मतलब कैरियरविल ऐप का कोई भी पेड कोर्स या परमार SSC चैनल, वहाँ से कहीं से भी, ठीक है, ये मैंने 3 चैनल के नाम लिखे हैं, जगह कम है, बाकी बहुत चैनल है, ठीक है। तो आप कहीं से भी, आप जो आपका फेवरेट टीचर है वहाँ से एक बार थ्योरी कंप्लीट करो, अपने नोट्स बनाओ फ्लो चार्ट में, यानी पॉइंट वाइज, ऐसा नहीं है पूरी कहानी लिखी है, अच्छे से शॉर्ट में नोट्स बनाने, पिक्टोरियल फॉर्मेट में, ठीक है। अपने नोट्स बनाने के बाद सब कुछ वहाँ से कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ आपको एक आइडिया लगेगा कि यार हाँ साइंस में ये होता है, हिस्ट्री में ये कहानी है, ठीक है। फिर जब लेवल 2 आएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे 2018 से 2023 तक के। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पिनेकल, किरण, ब्लैक बुक या घटनाचक्र, जो भी आपके पास बुक है प्रीवियस ईयर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है ल्यूसेंट 2010 की या इस तरीके से आप यूज़ करो ऑब्जेक्टिव, वो चीज़ ये नहीं यूज़ नहीं करनी, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे मार्क करने हैं। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपने नोट्स बनाए, नोट्स एक रामबाण बन जाए, यानी कि पैनेसिया बन जाएगा। कब बनेगा, जब आपने अपने नोट्स बनाए, तो नोट्स बनाने के बाद वही चीज़ आपको रिवाइज करनी है नोट्स, क्योंकि नोट्स से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे सोल्व नहीं होंगे, आपको नया लगेगा, आपको लगेगा यार मैंने अपने नोट्स में तो ये चीज़ें नहीं पढ़ी। तो वहाँ से आपको क्या करना है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सर्किल करना है और वहाँ से जो भी आपको नॉलेज मिलती है वो अपने नोट्स में ऐड करनी है, ठीक है। यानी अपने नोट्स इस तरीके से तैयार करने हैं कि सिर्फ लास्ट में सिर्फ आपको वही रिवाइज करने पड़े, नहीं आप पिनेकल पढ़ोगे, नहीं किरण, नहीं ब्लैक बुक, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ अपने नोट्स के दम पे ही आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। लेवल 3 का मतलब है रिवीजन मल्टीपल टाइम्स, यानी कि जब आपने अच्छे से अपने नोट्स बना लिए, यानी कि योर नोट्स, यानी कि पैनेसिया, यानी कि वही रामबाण है, क्योंकि उसमें जो भी आपके नोट्स हैं उनसे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो तो आपके नोट्स हो रहे हैं, वो तो आपके पास हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे, जो गलत हो रहे थे, वो भी आपने वहाँ पे लिख लिया, यानी नोट्स से सब कुछ कवर हो, यानी पूरी पिनेकल और जो आपके नोट्स सब कुछ कवर हो, यानी कोर्स भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो सिर्फ आपको यही बार बार रिवाइज करने हैं, इसके अलावा यहाँ से हिलना मत, ठीक है। आपको लग रहा है नहीं मैं तो अब एक्स्ट्रा, मैंने तो ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ूंगा मैं तो अब, ठीक है, स्टैटिक के अब डांस के पढ़ लिए, नहीं मैं तो अब स्टेट के डांस के अलावा डिस्ट्रिक्ट के डांस भी पढ़ूंगा, ठीक है, थोड़ा करंट अफेयर से भी रिलेट करूँगा, बहुत नॉलेज बढ़ानी है मुझे, तो ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। रिवीजन करना है, क्योंकि सारे स्टेट के डांस भी अच्छे से याद नहीं होंगे, 10 बार पढ़ोगे भूल जाओगे, ठीक है। हाईलाइट टॉपिक्स फॉर रिवीजन, अब इसका मतलब क्या है, आपको फिर हाईलाइट करने हैं टॉपिक्स, यानी कि आपको पता चला यार मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया पर कहीं ना कहीं मैं मुग़ल एम्पायर की जो मतलब एक क्या कहते हैं उसको, दिल्ली सल्तनत की जो क्रोनोलॉजी है वो मैं बार बार भूल रहा हूँ, या इनके एम्पायर भूल रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनको आपको करना है, हाईलाइट करना है, आपको पता होना चाहिए मैं कौन से टॉपिक्स बार बार बोल रहा हूँ, फिर आपको वही आपको रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। नो एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि फॉलो ट्रेंड,
यानी आपको ट्रेंड फॉलो करना है। आपको पता होना चाहिए यार क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, मुगल एम्पायर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्टोरिकल बुक पूछे जा रही हैं, ईयर्स पूछे जा रहे हैं। कई एग्जाम ऐसे होते हैं उसमें ईयर्स पे फोकस किया जाता है, कई एग्जाम ऐसे होते हैं उसमें सिर्फ फैक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या पूछा जा रहा है। बिलीव इन योर कंटेंट, यानी कि आपको पता है कि मैंने अच्छे से इतनी मेहनत करके नोट्स बनाए और कोई बंदा आगे ये कहते कि ये वाले सर बहुत बेस्ट हैं इनसे पढ़ लो, तो उधर डाइवर्ट नहीं होना। ठीक है, मेहनत करिए तो अपने ऊपर भरोसा रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। फोकस ऑन 90%, डोंट फॉल फॉर रेस्ट 10%। इसका मतलब ये है कि ये मत सोचना जीके में 100% पे फोकस करूँगा। वो 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते जब आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी वो सब कुछ हो जाता है। शुरू में ये मत सोच के चलना मैं एक वीडियो ऐसे कंप्लीट करूँगा या एक सब्जेक्ट को ऐसे टीचर से पढ़ूंगा कि जहाँ से पढ़ूँ बस वहीं से सब कुछ हो जाए। ठीक है, मुझे पता है जीके में सबके मन में यही आता होगा कि मुझे कोई एक ऐसी बुक बता दो, ऐसा सोर्स बता दो जिससे पढ़ने के बाद क्वेश्चन हो जाए, मैं रट लूँगा। ठीक है, पर मुझे बता दो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको प्रोसेस फॉलो करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में क्या करना है, लेवल 1 का मतलब मंथली करंट अफेयर आपको कंप्लीट करने हैं, मिनिमम 6 महीने के। ठीक है, 6 महीने के आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं। कहाँ से पढ़ने हैं, इंडोलॉगस, स्टडी IQ, कुमार गौरव सर। इसके अलावा देखो काफ़ी सारे मतलब कि टीचर्स हैं, जैसे कि राहुल सर हो गए, जलजला। ठीक है, जलजला करके एक वीडियो है ये। इसके अलावा रवि GS, ठीक है, और क्रेजी GK ट्रिक या नेक्स्ट एग्ज़ाम, काफ़ी मतलब मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, वो भी आप जाकर देख लेना। तो आप कोई भी टीचर आप फॉलो कर सकते हैं मैथ के लिए, या करंट अफेयर अपडेटेड करके परचम क्लासेस है, जो आपको मन करे वो आप फॉलो कर लेना। ठीक है, मंथली करंट अफेयर 6 से 8 महीने के आपको कंप्लीट करने हैं। अब आपको लगेगा यार मैं 2023 का एग्ज़ाम या 24 का एग्ज़ाम दे रहा हूँ पर उसमें 2022 का भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो उसके लिए क्या करूँ। देखो वो जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं ना 2022 के, यानी पिछले साल के, वो पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर में से। तो आपको मंथली तो सिर्फ 6 से 8 महीने करने हैं। जो टॉपिक वाइज होते हैं जैसे गवर्नमेंट स्कीम वगैरह, वो पीछे की पूछी जाती है, तो वो आपको एक टॉपिक वाइज वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पर फोकस नहीं करना, वो 6 से 8 महीने ही पढ़ने हैं। ठीक है, वॉच वीडियो रिवाइज फ्रॉम PDFs ओनली। इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो देखनी है, नोट्स नहीं बनाने। डेली करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखनी। ऐसा नहीं है कि आज क्या है, यानी 1 दिसंबर तो आज 1 दिसंबर की देखूंगा, कल 2 दिसंबर तो 2 दिसंबर की देखूंगा, उसके नोट्स बनाऊंगा, ये नहीं करना। मंथली वीडियो देखनी है, ठीक है, जब आपका मन करे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, मंथली वीडियो देखने के बाद आप उसी चैनल पे जाओ। जैसे मान लो आपने इंडोलॉगस से पढ़ा, तो इंडोलॉगस के टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो वहाँ से आपको PDF मिलेगी, तो PDF आपको रिवाइज करनी है, नोट्स मत बनाना। ठीक है, वेट कर लेना PDF आने का, पर नोट्स मत बनाना। ठीक है, इसके बाद लेवल 2 का मतलब क्या, टॉपिक वाइज करंट अफेयर। जब आप लास्ट के मतलब आपके पास 2 महीने बचेंगे या 1 महीना बचेगा, आपको सिर्फ टॉपिक वाइज यानी एक तरीके से रिवीजन करना है। सब कुछ आपने पढ़ लिया मंथली करंट अफेयर में, सिर्फ आप टॉपिक वाइज रिवीजन करोगे। जैसे आपको पता है CM एंड गवर्नर्स, प्रेसिडेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, बुक्स, ये सभी चीज़ें पूछी जाती है, तो आपको क्या करना है, उनके टॉपिक वाइज पढ़ने हैं। कहाँ से पढ़ने हैं, आवाज सर PDF, इंडोलॉगस या करंट अफेयर अपडेटेड, ये कोई भी चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, और रिवाइज करने हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसकी लिस्ट आपको कहाँ पर मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, या आप लिंक मिल जाएगी वीडियो की, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यानी कि GK की स्ट्रैटेजी वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक GK की। वीडियो काफ़ी फास्ट हो रही है क्योंकि टाइम बहुत कम है, इस वजह से थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ मैं। तो अब बात करते हैं स्टैटिक GK की लेवल 1 में क्या करना है, कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब लिस्ट तो बहुत बड़ी है देखो टॉपिक्स की स्टैटिक की, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स के ही 4-5 कैटेगरी के टॉपिक्स होते हैं। यानी किसी में भी पूछा जाता है कि वॉलीबॉल के नेट की हाइट क्या होती है, किसी में ये पूछ लिया जाता है कि बैडमिंटन खेल रहे हैं तो शटल कॉक का वेट क्या होता है, या ये पूछ लिया जाता है करंट अफेयर से रिलेटेड कि बैडमिंटन में ये अवार्ड किसको मिला। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ना क्या है, एग्जाम का ट्रेंड क्या है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने, 150 टॉपिक नहीं पढ़ने, लिमिटेड 30 टॉपिक आपको कवर करने हैं, 30 से 40। ठीक है, उसकी लिस्ट ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर यानी कि PDF में मिल जाएगी, वहाँ आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो पक्की विद शुभम। तो कहाँ से पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंडोलॉगस, परचम क्लासेस, परमार, SSC। ठीक है, लिमिटेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना, और बार बार यही चीज़ आपको रिवाइज करनी है। वॉच वीडियो रिवाइज फ्रॉम PDFs ओनली। नोट्स बनाना है तो बना सकते हैं परचम क्लासेस या परमार, SSC, या जहाँ से भी आपको लगता है, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, लिमिटेड है। नोट्स बना सकते हैं या PDF से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेवल 2 में क्या होगा, प्रैक्टिस टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि अब आपको जब आपने एक बार सब कुछ पढ़ लिया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको पता चलेगा यार स्टैटिक के जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं, टेम्पल्स पूछे जा रहे हैं, तो टेम्पल्स में क्या पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि ये टेम्पल किसने बनाया, कौन सी ईयर में बना, या ये सिर्फ ये पूछा जाता है कि किस गॉड को डिवोट करता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किरण पिनेकल ब्लैक बुक SSC क्रैकर की PDF या बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बाकी जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं उनको आपको क्या करना है, या जो भी आपको नहीं मिलते हैं उनको मार्क करना है, फिर बाद में
वही चीज़ आपको अपने नोट्स में ऐड करनी है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, अगर नहीं बना रहे तो सिर्फ मार्क करो और रिवाइज़ करो। क्लियर। इसके अलावा बात करते हैं टेक्स्ट बुक मॉक की। देखो टेक्स्ट बुक मॉक विल गिव यू कॉन्फिडेंस, मॉक टेस्ट वर्सेस सिलेबस। इसका मतलब ये है, ऐसा कोई मतलब कंपैरिजन या एक तरीके से यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो पूरा 100% तभी आप मॉक दो। मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक दोगे तो आपको वीक टॉपिक्स पता चलेंगे, फिर आप वहाँ से क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि यार ये चीज़ मुझे पढ़नी है। ठीक है। बाकी एग्ज़ाम ट्रेंड की बात करें तो एग्ज़ाम ट्रेंड का मतलब ये है कि आपको वही चीज़ पढ़नी है बार बार जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। ठीक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा मॉक टेस्ट के लिए किस तरीके से एनालाइज करना है। तो फिलहाल इस स्लाइड को मैं छोड़ देता हूँ। बाकी ये आपका टाइम टेबल है। टाइम टेबल का मतलब एक 8 से 9 घंटे का, ठीक है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए अगर आप फ्री हो तो वो ये टाइम टेबल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको खुद का अपना टाइम टेबल बनाना है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं है कि इसको ही आप फॉलो करने लगो। ठीक है। कोई सुबह लेट उठता है या कोई आपको लगता है कि यार मैं तो कॉलेज जाता हूँ या कोई काम है, कभी कभी हर दिन एक सा नहीं होता। ठीक है। कभी लेट भी उठना पड़ता है, कभी काम भी हो जाता है। सुबह किसी के घर में कुछ काम आ गया, पापा ने कुछ बोल दिया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, तो सबका अलग अलग काम है। लड़कियों का अलग रूटीन होगा, लड़कों का अलग होगा। ठीक है। जो जॉब कर रहे हैं उनका अलग रूटीन होगा। बस टारगेट क्या है, अपना टारगेट कंप्लीट करना है डेली। ठीक है। चलो अब ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया, मैनेज कर लेना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना जो भी आपकी प्रॉब्लम है। वीडियो मैं बनाता रहूँगा इसी तरीके से। और हाल ही में अभी यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनके बारे में मैं थोड़ा सोच रहा हूँ किस तरीके से उनके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो निकालनी चाहिए। तो 2-4 दिन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।